नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी चीन के नए मैप को लेकर सिंधिया के पलटवार की, कमर्शियल एलपीजी कीमत के दाम हुए कम की बात करेंगे, मोदी सरकार ने बुलाया विशेष सत्र तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी की, शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बोले हमले की, बीमार तेंदुए को घंटों परेशान करते रहे ग्रामीण की, साथ ही जानेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य भी वापस लेंगी पति आलोक के ऊपर लगाए गए आरोप की, अटारी वाघा बॉर्डर पर वो फौजी भाइयों को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन की, बात करेंगे दिल्ली 3 दिन तक रहेगी बंद की, अंतरिक्ष स्टेशन की तरह काम करेगा आदित्य L1 की, और आखिर में बात होगी इंडिया की बैठक में पहुंची प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर बोले बड़े हमले की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। सिंधिया ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी। किस सरकार ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के तहत भारत की लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी थी? भारतीय जनता इसका जवाब जानना चाहती है। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, भारत माता की जमीन, हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखी है, आज केवल देश नहीं लेकिन विश्व के एक एक नेता उनकी प्रशंसा करते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर पर राहत देने के बाद मोदी सरकार ने अब कमर्शियल सिलेंडर पर भी बड़ी राहत दी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती की गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 157 रुपए की कटौती की गई है। यह कटौती आज से लागू हो गई है। मोदी सरकार ने चौंकाते हुए संसद विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 5 दिनों का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस स्पेशल सेशन को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस विशेष सत्र को लेकर AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जो अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने किया है, हम इस बात का उनसे डिमांड करते हैं कि ये अमृतकाल का स्पेशल सेशन सरकार कह रही है, तो इसमें हमने भी सरकार से डिमांड किया था कि चीन जो डेप्सांग और डेमचौक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए स्पेशल सेशन में, क्योंकि ये देश की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंगसू लेक में हम ऐसे 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खो चुके हैं। तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। दूसरा, हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये
जिम्मेदारी है कि वो 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ताकि आप जो ओबीसी से मोहब्बत का वादा करते हैं, दावे करते हैं, उसको पूरा कर सकें। और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, वहां पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए, क्योंकि पूरा देश इनके इस अचीवमेंट से, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं, तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए। चौथा, हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स तो आप ले चुके हैं। और आखिरी बात, जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए, विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए, और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, उसमें उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर कानून लाती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा। केंद्र सरकार के 1 नेशन 1 इलेक्शन के फैसले पर विपक्ष भड़क गया है। विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने कहा कि देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की नहीं, बल्कि फेयर इलेक्शन की जरूरत है। 1 नेशन 1 नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो 1 नेशन तो 1 है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, 1 नेशन और 1 इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट 1 नेशन 1 इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा है इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। सर, लेकिन पहले जो चुनाव होगा उसके आप तैयार हैं सर? आप देखो, आप देखिए, अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? जब सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री आते नहीं, जब सेशन चलता है तो सरकार की तरफ से सेशन चलने नहीं देते। अब ये कौन सा अमृतकाल आया है नया सेशन, वो भी हमारे गणपति के सीजन में। महाराष्ट्र के साथ बहुत से राज्यों में हम गणपति का उत्सव त्योहार मनाते हैं, ये सार्वजनिक त्योहार है। तो हमको महाराष्ट्र को हमेशा 10 साल में जिस प्रकार की ये हमसे ये बर्ताव करते हैं,
अब गणपति में सेशन, यानी महाराष्ट्र के सांसद वहां न पहुंचे, हमारी बात नहीं रख पाए। गणपति के साथ भी ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में ग्रामीणों द्वारा एक तेंदुए को परेशान करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोग तेंदुए को पालतू जानवर की तरह मानकर उसके साथ खेलते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में तेंदुआ बीमार हालत में नजर आ रहा है। देखिए, देवास के फॉरेस्ट रेंज से इसको लेके आए हैं और कल यहाँ पर जू में करीब 11 बजे हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। 10 बजे जू में आ गया था ये। और जो प्राइमरी जो सिम्टम इसके नोटिस में आए वो कहीं न कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको नोटिस में आ रहा है। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। या तो रेबीज का डम फार्म भी हो सकता है और दूसरा कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें दोनों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नोटिस में आते हैं। और जिस तरह से ये अपना सिम्टम एग्जिबिट कर रहा था वाइल्ड में, जिस तरह से एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह, एक बेसिक नेचर जो इनका वाइल्ड बिग कैट का होता है कि कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी सिक हो या कितनी भी उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम हो, कहीं न कहीं अपना बेसिक नेचर तो एग्जिबिट करेगा और अटैक करेगा, गुर्राएगा और ह्यूमन कॉन्टेक्ट से हमेशा दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पर इसने इस तरह का कुछ भी इस तरह के व्यवहार, उसने बिहेवियर इस तरह का एग्जिबिट नहीं किया। तो ये जो घटनाक्रम हुआ था इसके साथ में गाँव वाले, ये देखिए, गाँव वालों ने जरूर इसको जिस तरह से वीडियो देखा उसमें कि उसको एक जैसे गाय के बछड़ी की तरह से उसको हैंडल कर रहे थे और जिसमें ये कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। और जो वीडियो मैंने भी देखा था उसमें तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी है, क्योंकि ये इस तरह के जो सिम्टम जो नोटिस में आते हैं जनरली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आते हैं जब खुद अपनी आइडेंटिटी एनिमल भूल जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेन बड़े लेवल पर वायरस ने डैमेज किया है, जिसके कारण ये अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल चुका है। और इसकी आंखों का आई साइट को भी हम लोगों ने चेक किया तो कहीं ना कहीं पार्शियल ब्लाइंडनेस भी है उसके अंदर। तो ये चीज़ भी उसमें नोटिस, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ही है, उसका एक पार्ट है जिसके कारण होता है ये। किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, अभी हम लोगों ने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है। जो यहाँ पर जब लेके आए थे तब हर आधे घंटे 20 मिनट में उसको सीवियर सीजर्स आ रहे थे, उसको ट्रिमर्स आ रहे थे और बॉडी पूरी अकड़ जाती थी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में फिट बोलते हैं, मिर्गी आना जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले उसको मैनेज करना था। दूसरा, टेम्परेचर जो नॉर्मली इनका 101 डिग्री के आसपास होता वो 106 के आसपास था, वो टेम्परेचर मैनेज करना वो हमारे लिए चैलेंजिंग था। और दूसरा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी इसकी बड़ी सीवियर थी, तो उसको रिहाइड्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि लंबे समय से भूखा था, कुछ खाया पिया भी नहीं था उसमें। तो ये तीनों चीज़ों पर हम लोगों ने, और जो भी उसको पेन वगैरह, तो पेन से उसको थोड़ी सी उसको राहत मिले, आराम मिले, तो ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने 4 चीज़ों पर काम किया है। तो ये जो अभी जो 24 घंटे अभी बीते हैं उसमें इतना ज़रूर रिलीफ मिला है कि वो ट्रिमर्स ख़त्म हो गए, टेम्परेचर भी उसका डाउन हो गया है। और चूँकि देखना था अभी भी उसके लिए संभव नहीं, आंखें बंद है उसकी और थोड़ा सा तकलीफ में है अभी भी वो, लेकिन हालत उसकी क्रिटिकल है। हम लोग सेफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जब तक कि हमारी जो जबलपुर की वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक लैब जो आज आ रही है सैंपल कलेक्शन के लिए, वो सारे सैंपल कलेक्ट करेगी और सैंपल कलेक्शन के बाद फिर फाइंडिंग उसकी जो भी लैब फाइंडिंग आएगी उसके बाद हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करेंगे। उसके बाद फिर आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करेंगे। सर, उम्र क्या होगी और सर इसकी सामान्य स्थिति में कहानी कब तक? देखिए, अभी जो उसकी एज है, उसकी एज करीब 10 के आसपास की 10 साल के आसपास एज लग रही है। और यहाँ ये चीज़ भी नोटिस करने वाली थी कि उसकी एक्सटर्नल बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के कोई निशान नहीं थे। वन विभाग ने सर कब दिया था और कितने % चांसेस है इसके बचने के? देखिए, प्रोग्नोसिस या बचने के चांस के बारे में तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हालत क्रिटिकल है। इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि कल से आज में काफ़ी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिला है, कि ट्रिमर्स जो आ रहे थे वो बंद हो गए हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, बस इतना ही बोल सकते हैं। बाकी ले फाइंडिंग में अगर जो भी सामने चीज़, अगर कभी रेबीज का डमफार्म भी अगर आता है तब तो कुछ भी नहीं, बचाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अगर कैनाइन डिस्टेम्पर भी है, सीडी का इन्फेक्शन भी अगर है, अगर कोई कंबाइंड इन्फेक्शन नहीं है तो एक चांस ज़रूर लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आगे चल के उसको न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर जो डैमेज हो चुका है उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। आपके पास कब आया था? ये मेरे पास कल 10 बजे के आसपास आया यहाँ पे जू में, और उसके बाद ही फिर हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका ट्रीटमेंट क्या यही संभव है या कहीं और भी भेजा जा सकता है? नहीं, अभी देखिए, हम लोग एक्सपर्ट की कांटेक्ट में भी हैं। हम लोग, हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, हमारे जो ग्रुप और दूसरे जूस के साथ हम लोगों के साथ जो बना हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने इसके वीडियो डाले, इसके जो सिम्टम्स थे वो डाले हैं, इसके जो इसको जो सीजर्स आ रहे थे उसके भी जो कंडीशन थी वो भी डाली है, और एक्सपर्ट की एडवाइस भी साथ साथ ले रहे हैं। जो मेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं वो भी उनके नॉलेज में लेके कि आप
क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो ये सब सारी चीज़, चूँकि हमारा अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि एनिमल का वेलफेयर, उसको किसी तरह का डैमेज ना हो, उसको किसी तरह से उसका नुकसान ना हो, और उसको हम लोग उसके वेलफेयर और उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ हम भेज सकते थे वीडियो इसके सब जगह भेजे हैं, ताकि एक अच्छी लाइनअप हो। जैसा कि आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने बोला कि कोई सुलह समझौता नहीं हुआ है, किसी प्रकार का दबाव भी नहीं है, उन्होंने शिकायत वापस ले ली है। पत्नी के साथ रहेंगे या अलग होंगे, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। जो आरोप लगाए हैं उसके साक्ष्य नहीं है, क्या इस पर भी वह बोलने से कतरा रहे? बस वह रटा रटाया यही बोलते रहे कि उन्होंने शिकायत वापस ले लिया है। आलोक के इस तरह के बैकफुट होने पर माना जा रहा है कि जल्द ही ज्योति भी अपना मुकदमा वापस ले सकती है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अटारी सीमा पर सीना ताने खड़े जवानों की सुनी कलाई पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। रानी झांसी सोसाइटी में शक्ति महिला सहायता केंद्र की सदस्यों ने जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर मिठाइयां भेंट की। आज हम वाघा बॉर्डर पे अपने बीएसएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के लिए आए हैं। इनको हम सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये दिन रात हमारे नागरिकों की अपने सेवा में लगे रहते हैं और वर्ष में हमें ये भी मालूम है कि पूरा वर्ष ये हमारे आने की प्रतीक्षा करते हैं। राखी के बहुत दिन पहले से इनका संदेश आना शुरू हो जाता है कि आप कब आ रहे हैं, और आज वो अवसर हमें प्राप्त हो गया है कि जो बहन लक्ष्मीकांता चावला जी हमारे दीदी ने सन 1968 में पहली बार जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार शुरू किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हुए सारे अपने सभी साथियों के साथ इनको शुभकामनाएं देने आए हैं, रक्षा सूत्र बांधने आए हैं। आज किसी कारणवश दीदी हमारे साथ यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनकी ओर से भी इन सबको शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। और वो भले ही यहाँ आज हमारे साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन वो मन से इन्हीं को आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम सब की एक बार फिर सभी सैनिकों को, जल थल नभ सेना, सबको शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन जहां भी हमारे भाई बैठे हैं वो इस त्योहार को बड़ी खुशी से मनाएं और देश की रक्षा करते रहें। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने वाघा बॉर्डर पर आन के फौजी को राखी बांधी। सर इधर आर्मी ऑफिसर्स को बांधने आए हैं वाघा बॉर्डर, और बहुत ही हमारे भाग्य की बात है कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनको राखी बांध के बहुत ही अच्छा लगा। और बस यही बोलना चाहूंगी कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हम लोग बीएसएफ को राखी बांधने आए हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ पर राखी बांधकर। हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर बीएसएफ पर बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है यहाँ पर राखी बांधकर। हम सभी चाहते हैं कि हम यहाँ पर आकर इनसे मिलें और इनको राखी बांधे। थैंक यू। देश दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियां जोरों से चल रही है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अधिकारी और नेताओं का दिल्ली में आना 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि उनके ऑफिस और निजी कार्यालय के साथ स्कूल कॉलेज 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने अब सूरज के राज खोलने की तैयारी कर ली है। सूरज में चल रही उथल-पुथल और स्पेस क्लाइमेट की जानकारी जुटाने के लिए भारत का आदित्य L1 2 सितंबर को रवाना होगा। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते ही भारत का आदित्य यान सूरज की ओर निकल पड़ेगा और इसके साथ ही शुरू होगा सूरज की नई खोज का नया सफर। विज्ञान के साथ ही हमारे और आपके जीवन के लिए भी ये अभियान बेहद महत्व रखता है, क्योंकि सूरज की शक्ति का स्रोत है। सूरज इतना विशाल है कि इस पे 13 लाख पृथ्वी समा जाए और सूरज के भरोसे ही ब्रह्मांड में कई ग्रह उपग्रहों का अस्तित्व टिका है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता जाने के डर से सरकार को एक देश एक चुनाव का ख्याल आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को लेकर कब कमेटी बनाएगी।
के मुद्दे देश के सामने दुनिया में भर में सबसे महंगा देश बनाने में जो मोदी जी कामयाब हुए हैं उसके बारे में है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। देश के सामने अहम मुद्दे महिला सम्मान है, किसानों की जो दिक्कतें हैं वो हैं, बढ़ते बेरोजगारी पर है, चिरमराई हुई अर्थव्यवस्था पर है, चाइना जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है उस पर है। ये सारी देश की चिंता है। अगर ये स्पेशल सेशन उसको एड्रेस करता है तो ये स्वागत योग्य है, वरना अपना एजेंडा चलाने के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए काम करता है या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है, तो दिखाता है भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई, घबराई हुई पार्टी है। बट वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट और कोर इशू है। आज़ादी के बाद कई चुनाव हुए भी इस फार्मूले पे, अब इस पर तो जनता राय जानना चाहेगी आप लोग। क्या इम्पोर्टेंट और कोर इशू 2014 से नहीं था? 2023 में याद आ गया जब सत्ता हाथ से जा रही है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, देश के मुद्दों पे आज एक कमेटी बनी है। मैं उनसे कहती हूँ कमेटी महंगाई पे कब बनेगी, कमेटी भ्रष्टाचार पर कब बनेगी, कमेटी ये जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर कब बनेगी, महिलाओं पे कमेटी कब बनेगी, महिला रिजर्वेशन पे कब बनेगी, कमेटी किसानों के अधिकारों पे कब बनेगी। तो ये सब बाकी सब बकवास है। 3 कमेटी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं और वो 3 कमेटी रिपोर्ट्स बहुत स्पष्ट तरीके से कहती हैं कि 5 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। 5 अमेंडमेंट्स में लोकसभा और राज्यसभा में 3/4 सबको सहमति होनी चाहिए। फिर ये स्टेट असेंबलीज में जाएंगे, स्टेट असेंबलीज में ये आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी होगी तब ये पारित होंगे। तो दुनिया को और देश को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, देश के एजेंडा पे, इंडिया के एजेंडा पे चर्चा करें। सबसे पहले आपने एक सवाल ये है मैम, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। एजेंडा सिर्फ एक है कि नरेंद्र मोदी को हटाना। मैं उनके ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। असंवैधानिक उप मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र के, और वो जो प्रतिसाद देख रहे हैं महाराष्ट्र की जनता का जो हमारे साथ हो रहा है उससे तिलमिलाए हुए हैं। उनसे कोई ये जाकर पूछ ले सवाल कि आप यूनिवर्सिटी इलेक्शंस करने में भी क्यों घबरा रहे हैं।